This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। बच्चे, in our last lecture we have discussed the concept of financial instruments। ठीक हो गया। और मैंने आप लोगों के साथ एक लेक्चर भी शेयर किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने वो अच्छे तरीके से सुना हुआ होगा, क्योंकि लास्ट डे हमारी क्लास नहीं हो पाई थी कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स की वजह से। तो बहरहाल हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से मुतालिक है, IFRS 9। ठीक हो गया जी बच्चे। तो इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने हैं और आज पास पेपर्स के क्वेश्चंस करने हैं मुझे आपको। ठीक हो गया। बाकी हम इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पोर्शन टॉपिक का रह जाएगा वो इंशाल्लाह कल मुकम्मल करेंगे। आज जरा पास पेपर्स के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। अच्छा बच्चे, मैं जनरली आपके साथ डिस्कशन करता चलूं, आपको बताता चलूं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह साथ ही पास पेपर्स के क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। जहां पे आपको प्रॉब्लम हो, बात समझ में ना आए, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे 3 स्टैंडर्ड्स हैं। पहला स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32, जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन के बारे में बताता है। अच्छा बच्चे, सेकंड वन IFRS 7, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स के बारे में बताता है। और थर्ड वन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 9, जो कि हमें उसकी रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के बारे में बताता है कि कब किस अमाउंट से हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करना है और कैसे हमने इसको मेजर करना है। इसकी रिकॉग्निशन और इसकी मेजरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। तो बच्चे, 3 स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS 32 जो प्रेजेंटेशन के बारे में बताता है, IFRS 9 कैसे हमने डिस्क्लोज करना है, मींस नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है। और IFRS 9 उसकी रिकॉग्निशन और उसकी मेजरमेंट के बारे में बताता है। अच्छा बच्चे, हम लोगों ने जब पहला लेक्चर डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो रही होती है, एक A है, दूसरी B है। लेट्स सपोज हम कहते हैं एक है लेंडर और सेकंड वन है बोरोवर। इन दोनों के दरमियान होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को, इन दोनों के दरमियान होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को, मुआहिदे को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। लेट्स सपोज एक सिंपल ट्रांजैक्शन से बात को समझते हैं। बोरोवर को पैसों की जरूरत पड़ गई, वो लेंडर के पास गया और जाके कहा जनाब मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे उधार दे दीजिएगा। अब
लेंडर ने बोरोवर को पैसे लोन की सूरत में दे दिए, प्रोवाइड कर दिए। अब लेंडर इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा? अच्छा, वो रिकॉर्ड करेगा, वो एंट्री पोस्ट करेगा। इसके लिए ये बन गया फाइनेंशियल एसेट। चलिए अभी फिलहाल मैं ये नहीं लिखता हूं, इसके लिए बन गया लोन रिसीवेबल। एसेट है इसका, और क्रेडिट किसे कर दिया? कैश को या बैंक को। अच्छा, इसका एनालिसिस क्या होगा? इंक्रीज इन एसेट और यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट। अब बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूँ, क्विकली रिवाइज करूंगा लेकिन रिवाइज कर रहा हूँ। जहां पे आपको बात मैं ना समझा पाऊं आप मेरे से उसी वक्त पूछिएगा। अच्छा जनाब, बोरोवर जिन्होंने पैसे उधार पे लिए वो क्या एंट्री पोस्ट करेंगे? वो एंट्री पोस्ट करेंगे, बैंक को करेंगे डेबिट या कैश को करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको? लोन पेएबल को। अब मुझे बताइएगा, इनके लिए ये इंक्रीज इन एसेट है और ये इंक्रीज इन लायबिलिटी बन गया। इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो बच्चे इन दोनों के दरमियान, जनाब इन दोनों के दरमियान होने वाले कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक के लिए फाइनेंशियल एसेट है और दूसरी पार्टी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो एंटिटीज इन्वॉल्व है, फर्स्ट एंड सेकंड वन, दो एंटिटीज इन्वॉल्व है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में एक एंटिटी फाइनेंशियल एसेट और दूसरी एंटिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब मैं एक और बात भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अभी तो मैंने सिंपल एग्जांपल ली, अब मैं आपको एक और एग्जांपल से बात समझाता हूँ। जी आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं समझा पा रहा हूँ आप सब लोगों को? सर आ रही। जी अतीकुर रहमान साहब, अनीस, असद, हसन, आप लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूँ। आप लोगों को ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन सिर्फ प्योरली आप लोगों की रिवीजन के लिए कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, गैप आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को जहां पे बात समझ में ना आए आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, कंपनी को फंड्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पैसों की, फंड्स की जरूरत है। अब इसको फंड रेजिंग करनी है। क्या करना है? फंड रेज करना। सो कंपनी हैज टू ऑप्शन टू रेज द फंड्स। फर्स्ट वन, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर दे, और सेकेंडली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर दे। कितनी ऑप्शंस है? या तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर दे, या सेकेंडली क्या इशू कर दे? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर दे। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, शेयर्स इशू कर दे, और डेट इंस्ट्रूमेंट में एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशू कर दे, टीएफसीज, ठीक है, एटसेट्रा, ये इशू कर दे। तो ये एग्जांपल्स किसकी हमने कोट कर दी? हमने कहा एक कंपनी को फंड रेजिंग करनी है, पैसों की जरूरत है, और पैसे इकट्ठे करने के लिए दे हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट वन, वो इशू कर दे डेट सिक्योरिटीज, सेकेंडली क्या वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर दे। अच्छा, अब कंपनी को पैसों की जरूरत है, एक इन्वेस्टर, कंपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इशू करे, एक इन्वेस्टर है, लेट्स सपोज इन्वेस्टर ये साहब है,
ये एक इंडिविजुअल ए, ये एक इन्वेस्टर है। अगर ये साहब कंपनी ने इशू किए हुए हैं डेट सिक्योरिटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हुए, अब ये कंपनी के इशू करदा बॉन्ड्स अगर बाय कर लेते हैं, इन साहब ने क्या कर डाली, इन्वेस्टमेंट कर डाली। क्या कर डाली, इन्वेस्टमेंट। कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी, इन साहब के लिए फाइनेंशियल एसेट। समझ आ गई ना बात, इन साहब की इन्वेस्टमेंट है, इनके लिए फाइनेंशियल एसेट, और कंपनी जिसने फंड रेजिंग के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए, उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक्सीलेंट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, ये इन्वेस्टमेंट इन साहब ने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में की या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में? ये इन्वेस्टमेंट किसमें कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। शाबाश, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, debt securities. On the other hand, if company issue equity securities, equity instruments, and person A invest in equity securities, equity investment, then the investment that he made, shabash, is called investment. But in that case, investment in equity instrument, investment in equity instrument, ये इन्वेस्टमेंट किस इंस्ट्रूमेंट में हो गई है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हो गई। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर कर रहा है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में कर रहा है या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कर रहा है। आपको याद होगा, ये मैंने फिजिकल क्लासेस में ये बात आपको अच्छे से समझाई थी। ठीक हो गया ना? तो इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हो रही है या इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हो रही है। अब यहां तक हमें बात समझ में आ गई। ये जनाब, अब जो बोरोवर है, क्या जो कंपनी थी, वो या तो डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकती है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकती है। और सेकेंडली हमने कहा इन्वेस्टर के लिहाज से ये क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल एसेट। तो अब IAS 32 क्या कहता है, IAS 32 की बात हम यहाँ पे मुकम्मल कर देते हैं जितना हमसे रेलिवेंट है। IAS 2 जो कि प्रेजेंटेशन से रेलिवेंट है, कि अब हम अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये बताता है हमें कि फर्स्ट वन क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट। एक एंटिटी या तो फाइनेंशियल एसेट की सिचुएशन इख्तियार कर जाएगी। एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट है, दूसरी एंटिटी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी क्या होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, या क्या हो जाएगी बच्चे, इक्विटी। शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। तो आप मुझे बताइएगा, ये बात आप लोगों को मैं समझा पाया हूं? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी फॉर एन अदर एंटिटी। क्लियर हो गया जी? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात समझा पाया हूं मैं आप लोगों को? सब लोगों को बात क्लियर हो गई है यहां तक? यस सर। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। नेक्स्ट, अब अगला कॉन्सेप्ट। हमने अभी तक तो बातें पढ़ ली कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर अनदर एंटिटी। अब फाइनेंशियल एसेट को भी पढ़ लेते हैं। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, हमारे से रेलिवेंट नहीं है। जितनी रेलिवेंट है, जैसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से रेलिवेंट, हमारे से मुतालिक नहीं है, कैप लेवल पे वो टेस्ट नहीं होगी, तो वो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो फाइनेंशियल एसेट है
any asset that is एसेट है जो कि क्या है, फर्स्ट वन कैश की फॉर्म में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कैश या बैंक का बैलेंस शो हो रहा है, वो आपके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, जवाब दीजिएगा जल्दी से, आई एम वेटिंग। सो कैश एंड बैंक बैलेंस इज द फाइनेंशियल एसेट, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट, क्या है, फाइनेंशियल एसेट, ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताइएगा जनाब, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है, साहब ए ने इन्वेस्टमेंट की है डेट इंस्ट्रूमेंट में या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट में या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। चले अभी हम बात करते हैं कि साहब ए की, कि साहब ए है, ये पर्सन ए है, पर्सन ए ने इन्वेस्टमेंट की है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन अदर एंटिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटी, ये बात याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट की है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, वो किसी और एंटिटी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा, ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटी, ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने नहीं भूलनी, क्योंकि अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन अदर एंटिटी के हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटी। मुझे बताइएगा दोनों बातें क्लियर है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है जी बच्चे। अच्छा अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड, थर्ड वन कॉन्सेप्ट है कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिल रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। मैं उसके एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने बात को मेरी गौर से सुनना है और मुझे जवाब देना है कि आपको बात मैं समझा पाया हूं या नहीं समझा पाया हूं। अतीक साहब, एक साहब ने उधार में चीजें खरीदी, उधार में चीजें खरीदी, और उसके बदले में जब वो चीजें खरीद रहे थे तो जिस एंटिटी से उन्होंने चीजें खरीदी उस एंटिटी को हम कह देते हैं वो सेलर है, और ये बाय बन गए, सेलर ने इन पे बिल ड्रॉ किया, इन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया, सेलर ने अपने पास बिल रख लिया, अब वो बिल रिसीवेबल बन गया सेलर के लिए, इनके लिए बन गया बिल्स पेएबल। अब मुझे बताएं एक स्पेसिफिक डेट पे इन्हें इस बिल के बदले में कैश पे करना है या नहीं कि पे करना, तो सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, और उस कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के बदले में उन्हें क्या रिसीव होना है, क्या रिसीव होना है, शाबाश, टू रिसीव कैश, टू रिसीव कैश या बैंक, बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, इन्हें क्या रिसीव होना है, कैश या बैंक रिसीव होना है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, एक मुआहिदा हुआ था, एक अकद, अरेबिक में कहते हैं ना मुआहिदा, एक इनके दरमियान में एक एग्रीमेंट हो गया जिसके बदले में इन्हें क्या रिसीव होना है, कैश या बैंक में पैसा रिसीव हो जाना, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक हो गया। या सेकेंडली क्या होगा, टू रिसीव एन अदर फाइनेंशियल एसेट, या कोई और फाइनेंशियल एसेट मिल जाएगा, वो भी वही बात जो हमने ऊपर कैटेगरी डिस्कस की हुई है, उनके पास पैसे देने के लिए नहीं थे, उनके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए थे, उन्होंने कहा आप ये शेयर्स ले लें, स्टॉक एक्सचेंज में बेच दीजिएगा, इसके बदले में आपको कैश मिल जाएगा, तो या तो आपको कैश या बैंक का बैलेंस रिसीव हो जाएगा, या आपको रिसीव हो जाएगा एन अदर फाइनेंशियल एसेट, ठीक हो गया जी बच्चे।
क्या ये भी कह दिया जाता है, ये मिलती जुलती बात है, टू एक्सचेंज, आप एक्सचेंज कर लेंगे। आप क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे फाइनेंशियल एसेट्स को। फाइनेंशियल एसेट्स का क्या हो जाना है, एक्सचेंज हो जाना है। फाइनेंशियल एसेट को फाइनेंशियल एसेट के साथ एक्सचेंज कर लिया जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे। या फाइनेंशियल लायबिलिटी के साथ, बिल्कुल ठीक हो गया जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक साहब आपने पहले ही जवाब दे दिया। वो कैसे जी, सेलर ने किसी के पैसे पे करने थे, वो बायर को कहता है जी जनाब मेरी ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, मैंने पे बैक करना है, तो आप ऐसा कीजिएगा ये पैसे मुझे ना लुटाइएगा, ये सी पर्सन को लुटा दीजिएगा जिनके मैंने पैसे अदा करने हैं। तो क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया फाइनेंशियल लायबिलिटी के साथ, और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी किसी और एंटिटी की होगी। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बच्चे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया फाइनेंशियल एसेट का। बाकी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारे कैफ लेवल में हमसे रेलिवेंट भी नहीं है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल लायबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। अगेन a contractual right, ठीक हो गया जी बच्चे, क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने गलत बोला, आपको याद होगा एसेट्स के केस में हम वर्ड राइट यूज करते हैं, बट लायबिलिटीज के केस में वर्ड राइट यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, ऑब्लिगेशन। क्या यूज होता है, ऑब्लिगेशन यूज होता है, बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। अतीक साहब मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, अतीक साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर बताइए तो वहां पे बात समझ में नहीं आई आपको। जी अभी उस पॉइंट को स्किप किया मैंने, खुद से इंटेंशनली स्किप किया उस पॉइंट को। ठीक है, अभी मैंने उस पॉइंट को खुद से इंटेंशनली स्किप किया है, वो पॉइंट भी मैं समझाऊंगा। ठीक है जी बच्चे, ठीक हो गया। फाइनेंशियल लायबिलिटी पे, इसके अलावा जो आप लास्ट वन पॉइंट बोल रहे हैं, उसके अलावा बाकी डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे फर्दर मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर बाकी बात क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट अभी फॉर द टाइमिंग इग्नोर कीजिएगा, डेफिनेशन में ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। हाँ, डेरिवेटिव तो बिल्कुल नहीं डिस्कस करना, लेकिन ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जी ठीक हो गया जी। तो बच्चे आप फोकस कीजिएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी में। तो हम लोगों ने याद है फाइनेंशियल एसेट में वर्ड क्या बोला, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। राइट का मतलब आपको रिसीव होनी है, ये बातें, ये चीजें आपको रिसीव होगी, बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा आपको अब बायर को क्या पे करना था, उसके बदले में कैश पे करना है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि उन्हें क्या पे करना पड़ेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उन्हें कैश पे करना पड़ सकता है उसके बदले में। जी बात क्लियर हो गई जी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, क्या पे करना पड़ सकता है, कैश पे करना पड़ सकता है। कैश के अलावा जी और अदर फाइनेंशियल एसेट भी पे करने पड़ सकते हैं। ठीक हो गया जी, सिर्फ एक मिनट, ये पता नहीं पेन क्या एरर कर रहा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वन जी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के केस में आपको डिलीवर करना कैश, कैश पे करना, क्या बैंक में पैसे पे करने हैं,
या एन अदर फाइनेंशियल एसेट, या कोई और फाइनेंशियल एसेट आपको पे करना है। आपके पास कोई और फाइनेंशियल एसेट पड़ा हुआ है, वो पे बैक कर देना। आपने किसी से पैसे रिसीव करने हैं और किसी एक पार्टी को पैसे पे करने हैं, तो आपने क्या कर दिया, इसको एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं। शाबाश, मैं पूरा नहीं लिखूंगा कि मुझे पास पर्पस पे आना है। एक्सचेंज, ये क्या हो गया, फाइनेंशियल एसेट्स को फाइनेंशियल लायबिलिटी के साथ एक्सचेंज कर लेना। बिल्कुल ठीक हो गया, फाइनेंशियल एसेट को फाइनेंशियल लायबिलिटी के साथ एक्सचेंज कर लेना। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, बाजू का ऐसा होता है, जैसे गारंटी प्रोवाइड कर दी जाती है। मैं एक बात समझाता हूँ, गारंटी प्रोवाइड कर दी जाती है। आप एक दुकानदार के पास गए और दुकानदार से कहा, दुकानदार भैया मुझे आपसे साजो सामान खरीदना है उधार पे। वो कहते हैं मैं आपको जानता नहीं हूं। तो आप सामान खरीदना चाहते हैं उधार पे, मैं आपको उधार पे सामान नहीं बेच सकता हूं क्योंकि मैं आपको जानता नहीं। तो वो उसके बिहाफ पे कहते हैं कि जी आप ऐसा करें, मेरे से कोई गारंटी का बॉन्ड लिखवा ले, मैं आपको चेक दे देता हूं। इन केस मैं अगर आपके पैसे वापस ना कर पाया, मैंने आपको पैसे आपके वापस ना लौटाए, तो आप ये चेक कैश करवा लीजिएगा। तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन की केस में आपने एक गारंटी दे दी। आपने कहा कि ये एक और फाइनेंशियल एसेट रख लो अपने पास, अगर मैं ये आपको ये सिचुएशन पूरी ना कर पाया, एग्री टाइम पे आपके पैसे वापस ना लौटा पाया, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, आप इस जो सिक्योरिटी मैं आपके पास रखवा रहा हूं, आप बैंक में ले जाइएगा और इस सिक्योरिटी को इन कैश करवा लीजिएगा। तो वो हो सकता है इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन आपको क्या करना पड़ जाए, ये सिचुएशन भी यूज करनी पड़ जाए। ठीक होगा जी बच्चे? तो आप अब क्या कर रहे हैं कि दोनों की सिचुएशन में हो सकता है। फाइनेंशियल एसेट में अब जो बायर होगा वो बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा होगा फिल करके। सम टाइम होता है आप रेंट ए कार वालों के पास जाते हैं, आप जाके उन्हें कहते हैं मुझे गाड़ी चाहिए रेंट पे, ड्राइव मैं खुद करूंगा, ड्राइवर मुझे आपका नहीं चाहिए। वो कहते हैं जी आप ऐसा करें कि हमारी गाड़ी की ये वैल्यू है, इतने का चेक हमें लिख के दें। इन केस हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पोस्ट डेटेड चेक आप लिख के दे देते हैं। जब आप लिख के दे देते हैं, उसके फौरन बाद जब आपने गाड़ी वापस की, आप वो चेक वापस ले लेते हैं। लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो रेंटे कार वालों के लिए जो आपने उन्हें चेक प्रोवाइड किया, अनफेवरेबल सिचुएशन में वो क्या करेंगे, अपने उस फाइनेंशियल एसेट के राइट को रिसीव करने के लिए बैंक में जाएंगे, वो चेक इन कैश करवा लेंगे। अच्छा, उनके लिए तो वो फाइनेंशियल एसेट की सिचुएशन बन जाएगा। अच्छा, फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि अगर वो टाइमली उनकी गाड़ी वापस ना करवा पाए, अनफोर्सीन इवेंट हो गया, कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई, किसी भी तरह का कोई अनफोर्सीन इवेंट की सिचुएशन में वो क्या करेंगे, चेक इन कैश करवा लेंगे। सही हो गया जी बच्चे? तो ये सिचुएशन, अब अतीक भाई बात क्लियर हो गई है आपको, बात समझ आ गई है, समझा पाया हूं मैं आपको? तो जनरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, कैश। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, बैंक। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल्स। ठीक हो गया? तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ में नहीं आई? अच्छा, और लास्ट वन कॉन्सेप्ट आ गया, इक्विटी। इक्विटी के लिए मैं एक छोटी सी बात लिखूंगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। इक्विटी, इक्विटी को कहते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट। क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए? इसके लिए वर्ड बोलते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल इंटरेस्ट क्या होता है? रेजिडुअल इंटरेस्ट क्या होता है? कंपनी
इन केस डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व होने के बाद कंपनी की जो जो ऑब्लिगेशंस थी, कंपनी ने वो अपनी अपनी ऑब्लिगेशन सेटल की, जिन जिन के पेमेंट्स करनी थी वो पे किया। पे करने के बाद जितने पैसे बच गए वो जो रिमेनिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको पे बैक किए जाएंगे। तो ये क्या है, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है उनको सबसे एंड पे पैसे मिलेंगे। वो कब मिलेंगे, अगर पैसे बच गए, तो ये कहलाता है रेजिडुअल इंटरेस्ट कहलाता है। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। चले जी बच्चे, नेक्स्ट अब कुछ कॉन्सेप्ट मैं जल्दी जल्दी से आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप लोगों के साथ डिस्कशन हुई है। आपको याद होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए हम दो टेस्ट यूज करते थे। एक पहला टेस्ट कहलाता था बिजनेस मॉडल टेस्ट। क्या कहलाता है, बिजनेस मॉडल टेस्ट। उसके लिए समरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि ये हमने डिटेल क्लास में डिस्कशन की थी। उसके बाद समरी भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो बच्चे हमारे पास तीन ऑप्शन है, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस मॉडल टेस्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आप क्या करना चाहते हैं, आप उस इन्वेस्टमेंट को अपने पास रखना चाहते हैं टिल मैच्योरिटी, और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो रिसीव करना चाहेंगे। सो वी क्लासिफाई दिस इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट। हम इस इन्वेस्टमेंट को किस पे क्लासिफाई कर देते हैं, एट अमोर्टाइज कॉस्ट। और इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो यूज होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। कौन सा मेथड, इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, इसकी कैलकुलेशन के लिए। वो हमने डिस्कस भी किया था, उसकी कैलकुलेशन भी समझी थी। आज मैं उसी क्वेश्चन की तरफ आता हूं वापस। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट बिजनेस मॉडल टेस्ट में दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा, अब इसमें दोनों ऑप्शन थे। इंटेंशन ये थी इन्वेस्टर की कि वो इस इन्वेस्टमेंट को अपने पास होल्ड भी करना चाह रहा था, लेकिन अगर उसे अच्छी वैल्यू मिली तो वो उसे सेल भी कर सकता था। होल्ड और सेल, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। तो ये क्या हो गए, बोथ पर्पस। अगर दोनों पर्पस हुए तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी इसके बारे में डिस्कशन दोबारा करते हैं। थर्ड वन एंड द लास्ट वन, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। अब आपकी नियत है ट्रेडिंग करना, अब आपकी नियत होल्डिंग की नहीं है। नियत किस चीज की है, ट्रेडिंग करने की, बेचने की नियत। होल्ड टू सेल रखा है बेचने के लिए, ट्रेडिंग के लिए। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। बाकी आपको ये पता है, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, हमने ये डिस्कशन की थी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। ठीक हो गया जी बच्चे। और इसके केस में जब आप ट्रेडिंग पर्पस है तो आपका मकसद ये नहीं है, आपका मकसद है कि उस पे आपने प्रॉफिट गेन करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट का आपका कोई इंटेंशन नहीं रखते हो आप। अच्छा, अब कैटेगरीज, फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं, हमने पहले भी बात की हुई है। कैटेगरीज में सिर्फ डेट सिक्योरिटीज एट अमोर्टाइज कॉस्ट होती है। याद है ना आपको ये बात, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को एट अमोर्टाइज कॉस्ट मेजर नहीं किया जाता। याद है ना ये बात, कंफ्यूज तो नहीं कर रहे, चलें ठीक हो गया। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों को किया जाता है। और इसी तरह से फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। मुझे बताएं किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, आपको ये याद है ना ये बात, ये हमने डिटेल डिस्कस की थी। जी सर जी याद। नेक्स्ट, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, याद है जी आपको बातें। इनिशियल मेजरमेंट आपके साथ डिस्कशन हुई है, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यहाँ पे फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको याद होगा। उस्मान साहब बताइएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हम क्या किया करते थे? इसको हम लोग वहां पे ले जाते थे, माइनस करते थे। नहीं नहीं, कहाँ रिकॉर्ड करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो सेलिंग कॉस्ट हुई हमारी। ठीक हो गया जी बच्चे,
यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब आ गया सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मेथड। हम इसके लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेजर करते हैं। इसको हमने फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। अच्छा, फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, जितना भी गेन आ गया, जितना भी फेयर वैल्यू गेन आया या लॉस आया, वो फेयर वैल्यू गेन कहां रिकॉर्ड होगा? ओसीआई में, क्योंकि मेथड कौन सा है? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। हर रिपोर्टिंग डेट पे, एट ईच रिपोर्टिंग डेट वी मेजर एट फेयर वैल्यू। हर रिपोर्टिंग डेट पे हम इसको मेजर करेंगे फेयर वैल्यू पे। जितना गेन आ गया या लॉस आ गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। ये मकसद होता है इसका। क्लियर है? तो इसका एट अमोर्टाइज कॉस्ट है, फेयर वैल्यू गेन या लॉस की रिकॉर्डिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां तक बात क्लियर हो गई? बस यहीं तक की बात समझिएगा, इससे अगली बातें अभी हमने डिस्कशन में नहीं लेके आए। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब ये आपके सामने है, सवाल सॉल्व करना है हम लोगों ने। पेपर में सवाल आ गया जी जनाब, 7 नंबर का सवाल है, ये आपके सामने। इसका कुछ हिंट भी मैंने दिया था लास्ट टाइम क्लास में। अब आप लोगों ने कोशिश करके इसका जवाब बताना। बिलाल हैज रिसेंटली ज्वाइंड योर ऑर्गेनाइजेशन। बिलाल ने रिसेंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। उसने एक समरी क्लासिफिकेशन की और मेजरमेंट की बनाई है फाइनेंशियल एसेट्स की, और आपकी उसको हेल्प की जरूरत है कि आप बताइएगा कि वो फाइनेंशियल एसेट की ट्रांजैक्शन को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करे। ये समरी है। पहले बिजनेस मॉडल टेस्ट, बीएमटी, अमोर्टाइज कॉस्ट, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, ये बताइएगा ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ? गलत हो गया सर, होल्ड टू कलेक्ट है। क्या आना चाहिए यहाँ पे? बाकी लोग भी बताएं, होल्ड टू कलेक्ट, सब लोग बताएं। होल्ड सेल। जी ठीक हो गया जी। नाजिश, पहले में होल्ड टू होल्ड टू कलेक्ट कलेक्ट आना आएगा। चाहिए, बिल्कुल यस सही, सर। एग्री। होल्ड टू कलेक्ट, ठीक हो गया जी। और अब अगला, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में बताइएगा। बताओ, होल्ड टू बाकी लोग भी कलेक्ट बताओ, एंड सेल। रिमशा, साथ, सिराज, वो तो तलहा, आना चाहिए था इसमें। शाबाश। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, सेल। बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा, मुझे बताइएगा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या गलती है? ये कोई सही है। गलती नहीं। हाँ, ये सही है, ये गलत नहीं है, ये होल्ड टू सेल ही है, बिल्कुल ठीक हो गया। ये 7 नंबर का सवाल है, पास्ट पेपर का, और बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है। ठीक हो गया जी बच्चे जी। नेक्स्ट, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, बात ठीक है अमोर्टाइज कॉस्ट में या नहीं? ठीक, सही है। सही है, सही है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में सही गलत है। लिखी है। सोली गलत, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड क्या इंटरेस्ट। आना चाहिए? सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। नहीं होती। ये ठीक हो गया। चलें जी, कैटेगरी में बताइएगा। अमोर्टाइज कॉस्ट, डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों होती हैं? नहीं, डेट गलत है। सिर्फ डेट, सिर्फ शाबाश। आपको याद है मैंने फ्लो चार्ट बनवाया है आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ डेट, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इक्विटी सिक्योरिटीज खत्म कर देना, तो यहाँ पे पहले क्या लिख दे? ओनली डेट सिक्योरिटीज। अब मुझे बताएं, ये बात तो ठीक हो गई। अगली वाली ऑप्शन बताइएगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। डेट गलत है दोनों के लिए। शाबाश, डेट एंड इक्विटी दोनों के लिए ये। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस तो ठीक लिखा हुआ है? नहीं सर, ये भी दोनों होती है। दोनों होती हैं। एंड डेट सिक्योरिटीज, इक्विटी भी है और डेट भी है। अब आप मुझे बताइएगा, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? रिमशा, फातिमा, नाजिश, साद, सिराज, जवाद साहब, अब्दुल रहमान, अतीक, हसन, असद, जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, किसी में कुछ ना समझा पा रहा हूं? फारूक साहब आपको समझ आ रही है? अतीक साहब, अनस बुखारी, अली हसन, अफरा सियाब साहब जी, सबको समझ आ रही है जी?
अच्छा मुझे बताइएगा, आज मुझे नजर नहीं आ रहे वो अरहम साहब की तबीयत बेहतर नहीं हुई? उस्मान सर साहब जी अच्छी खासी है उसकी तबीयत सर, पता नहीं क्यों नहीं वो आया। मेहंदी गया है कि मेहंदी में है अभी किसी। कल तो मेहंदी पे गया हुआ था और परसों कह रहा था किडनी में दर्द है। अल्लाह ताला सेहत दे जी, अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला माफ अल्लाह फरमाए ताला जी। हयात है सर। जी हसन साहब, सेम टू यू। जी सर जी। चले, मुझे भी अल्लाह माफ फरमाए जी। जी, मैं सिर्फ आपको एहसास दिला रहा हूँ, मुझे किसी को शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, मुझे माफ फरमाए अल्लाह ताला। अल्लाह नहीं ताला सर आप नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है। जी, अब अगला कॉन्सेप्ट, इनिशियल मेजरमेंट क्या? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बात ठीक है या गलत है? बताइएगा। यस सर। सही है सर, सही है। बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल सही। फेयर बिल्कुल वैल्यू प्लस सही है। ट्रांजैक्शन, ठीक है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में, बात ठीक है या गलत? गलत है सर। गलत है। गलत दोनों है आ सर, जाए। ट्रांजैक्शन दोनों कॉस्ट आने का पार्ट होगी, शाबाश होगी। अतीकुर रहमान साहब नहीं ठीक, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा ठीक है, आपने पिछले वाले का बताया होगा, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा जी, थर्ड वन, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, गलत है। इसमें ट्रांजैक्शन है। कॉस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस ये अकाउंट में प्रॉफिट चार्ज एंड लॉस। करेंगे, सिर्फ फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बताइएगा। सही है। ठीक प्रैक्टिस हो है। सही है गया सर, वो टाइप जी। सही है। अतीकुर रहमान साहब, शाबाश। अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करेंगे, लेकिन यहाँ पे अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, सॉरी, फेयर वैल्यू में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं होती। एट ईच रिपोर्टिंग डेट हम किस पे मेजर करते हैं? एट फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू। किस पे मेजर करते हैं? एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू। जी समझा पाए? कोई ठीक है सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, और ये एट फेयर वैल्यू, ये बात ठीक है जी? ठीक है सर, ठीक यस हो सर। गया। सही है। 7 नंबर का सवाल है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? हसन भाई अपना सबको बात माइक समझ आ बंद गई? कीजिएगा। अच्छा, किसी साहब का ना माइक ऑन है, सर वो इसकी वजह से अपना हसन, से आप सबको, हसन माइक खोलता है ना सर तो बड़ा शोर आता है पीछे। वो खराटे लेते कोशिश, हैं, सो रहा है मेरे ख्याल में। चलें कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, ऐसे ना किया करें, अल्लाह ताला माफ फरमाए। सर बादाम खा रहा हूँ मैं। जी ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पास पेपर का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं फर्दर मूव करूं, मैं आप लोगों के साथ ना कुछ समरी दोबारा से डिस्कस कर, बल्कि मैंने नोट जहां पे करना शुरू किया था, मैं वहीं से ही आगे ऑनवर्ड मूव करता हूँ। आप लोग ना ये अपने साथ नोट करें। मैं आज ना लिख नहीं सी पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना साफ साफ करके लिख सकता हूँ लिखूं, लेकिन नहीं लिख पा रहा हूँ, पता नहीं कोई पेन एरर कर रहा है। क्या एरर है वल्लाहु आलम। सर्दी है सर जी। सबसे पहला काम, फाइनेंशियल, ये देखिएगा, ये आप नोट कर रहे हैं ना? सर ये सर्दी की वजह से मेरे मैं, ख्याल में इंक इधर उधर जा रही है। सर्दी की वजह से तो इंक जो होती है वो तो ऐसे नहीं करनी चाहिए। चलें जी बाहर। अगर मुझे आप 1 मिनट दें तो मैं कोशिश कर लूं, शायद ठीक हो जाए। एक दफा जोर से मारे सर जमीन पे।
नहीं जी, ये नहीं हो पा रहा। चले बहरहाल, अब क्या कर सकते हैं, नहीं हो पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनिशियल मेजरमेंट में सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करने लगे। थोड़ा सा मैं स्लो लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं। टाइम हमारा थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। इनिशियल रिकॉग्निशन, ठीक हो गया जी। इनिशियल रिकॉग्निशन, अब इनिशियल रिकॉग्निशन कब होगी? when the entity becomes a party to the contractual provision of the instrument. आप लोगों ने साथ साथ नोट करते जाना है ताकि आप लोग एक्टिव रहें। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सही हो गया पेन? पेन ठीक हो गया, लेकिन वो ना अभी भी मैं बहुत स्लो लिख रहा हूं, तभी ये ऐसा हो रहा है। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक सब बातें मैं समझा पाया हूं आपको? यस सर, ओके। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन हम इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर जी जनाब, दो टेस्ट हम परफॉर्म किया करते थे। पहला टेस्ट क्या था? पहला टेस्ट कहलाता था बिजनेस मॉडल टेस्ट। आपको शायद याद होगा, हम इसका एब्रीवेशन लिख दिया करते होते थे BMT। अच्छा, इसी तरह से दूसरा टेस्ट हुआ करता था जिसे हम सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यहां पे लिखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। आप लोग नोट कर रहे हैं साथ साथ? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इसके लिए सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जी, यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब नेक्स्ट आपको पता होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हमने डिस्कशन जो करनी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वो दो बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहला फाइनेंशियल एसेट,
और सेकंड वन फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। थोड़ा सा भी तेज लिखने की कोशिश करता हूं तो वो नहीं लिख पा रहा हूं। फाइनेंशियल एसेट में फिर फर्दर बाइफर्केशन। फाइनेंशियल एसेट में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट, एक आगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और सेकंड वन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। समझ आ गई बात की? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं फाइनेंशियल एसेट की। मैं किसकी डिस्कशन करने वाला हूं? फाइनेंशियल एसेट की डिस्कशन करने वाला हूं। अभी मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं और क्लासिफिकेशन के लिए मैं सेपरेट नहीं करूंगा, मैं इकट्ठी बात करके जाऊंगा। तो फाइनेंशियल एसेट आप लोगों के लिए समरी बनवा रहा हूं, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा। फाइनेंशियल एसेट, जी ये हमने डिस्कस कर लिया फाइनेंशियल एसेट को। फाइनेंशियल एसेट को हम बाइफरकेट करते हैं तीन तरह से, हम तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन अमोर्टाइज कॉस्ट। फर्स्ट वन क्या कहलाएगी? अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक है, अमोर्टाइज कॉस्ट की पहले बात करते हैं। अच्छा, नाम लिख लेता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, याद रहेगी ये बात। और थर्ड वन हमने पढ़ा था फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। एट अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे एट अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा जी बच्चे, एट अमोर्टाइज कॉस्ट, एट अमोर्टाइज कॉस्ट में सबसे पहला पॉइंट होल्ड फाइनेंशियल एसेट। आपने फाइनेंशियल एसेट को होल्ड करना, किस लिए? टू सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या करना है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो गिव राइज टू स्पेसिफिक एसेट। कोई पॉइंट बना दिए सिर्फ समझाने के लिए कि वही सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और गिव राइज ऑन स्पेसिफिक डेट्स। कि आपको ये सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एक स्पेसिफिक डेट्स पे रिसीव हो रही होंगी। तो ये पॉइंट भी आपने पढ़ लिया। अच्छा बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट वन आ गया फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा, अब इसके लिए पहला टेस्ट, फर्स्ट वन टेस्ट हमारा क्या कहलाता है? बिजनेस मॉडल टेस्ट। अब बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है मुझे बताइएगा? होल्ड एंड सेल। शाबाश, याद है ना ये बात? होल्ड एंड सेल। अच्छा जी, सेकंड वन, एक दफा आप लोगों के पास समरी बन जाएगी फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अगेन वही कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो गिव राइज ऑन स्पेसिफिक डेट्स। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
वही सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, और उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन, ये आ गया जी बिजनेस मॉडल टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट में मुझे बताइएगा क्या करना है, होल्ड टू सेल, शाबाश। होल्ड आपने किया सिर्फ किसके लिए, बेचने की नीयत से। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब बातें क्लियर है। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी बात चेंज करने लगा, आपको ये पता है, ये आपको सारी बात पता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात भी लिखने लगा हूं, आपको ये भी बात याद रखनी है। स्टैंडर्ड कहते हैं कि आपने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे मेजर करना है, अनलेस इट इज measured, unless it is measured at amortized cost या फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। अगर कोई अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई नहीं होता फाइनेंशियल एसेट, या क्लासिफाई नहीं होता फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे, तो आप किस पे मेजर करेंगे? अगर वो कंडीशन जो अमोर्टाइज कॉस्ट के क्लासिफिकेशन के लिए बताई हुई है IFRS 9 ने, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती, ना ही कोई भी कंडीशन फेयर वैल्यू थ्रू OCI की पूरी होती है, तो फिर आप इसको किस पे मेजर करना शुरू कर देंगे? फेयर वैल्यू एक थ्रू बचता प्रॉफिट और लॉस पे मेजर करेंगे। शाबाश, बात क्लियर। अच्छा, अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। एक होता है इररिवोकेबल डेजिग्नेशन। इररिवोकेबल डेजिग्नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लासिफिकेशन रिपीट कर बन दी रही सर। है फेयर वैल्यू थ्रू OCI। क्या क्लासिफिकेशन बन रही है अफरा से आप सब? फेयर वैल्यू थ्रू OCI। बाय नेचर IFRS 9 के मुताबिक उसकी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया फेयर वैल्यू थ्रू OCI को मीट कर रहा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। आप कहते हो मैंने फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे मेजर नहीं करना है, मैंने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे मेजर करना है। किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, क्या आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है? जी, आप कर सकते हो। IFRS 9 कहता है आप कर सकते हो। ये आप अगर ऑप्शन ऑप्ट करोगे, ये आपका डेजिग्नेशन हो जाएगा इररिवोकेबल डेजिग्नेशन। क्या कहलाएगा? इररिवोकेबल। वोकेबल का मतलब होता है कि आप इसको कैंसिल भी कर दे सकते हो इन फ्यूचर, लेकिन इररिवोकेबल का क्या मतलब हुआ? नहीं कैंसिल कर आप सकते। इन फ्यूचर इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। आपने एक दफा ऑप्शन पिक कर ली, फिर उसके बाद इन फ्यूचर अगर आप इस प्रॉफिट एंड लॉस इंस्ट्रूमेंट का की वो क्लासिफिकेशन करेंगे की सर, नहीं कर पाओगे इन फ्यूचर। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस, डेजिग्नेशन जी, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का वो मेथड इख्तियार करेंगे, मतलब फिर वो नहीं करेंगे, हाँ, फिर फिर आप इररिवोकेबल बन जाएगा। दोबारा वापस फेयर वैल्यू थ्रू OCI को स्विच नहीं कर सकते हो। ये आपकी ऑप्शन इररिवोकेबल डेजिग्नेशन हो जाएगी। अच्छा, ये इररिवोकेबल डेजिग्नेशन होती किसकी सिचुएशन में? इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। आपको याद होगा, आपके साथ जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो मैंने आपको कहा था बाय डिफॉल्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे क्लासिफाई कर देते हैं? जल्दी से बताइएगा, कोई भी बच्चा बता दे। आपको शायद याद हो, मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी। जी, सही। प्रॉफिट एंड फेयर लॉस। वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। शाबाश, प्रॉफिट एंड एक्सीलेंट। लॉस। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना, ये याद रखनी है ये बात। सही हो गया। लेकिन अगर उसकी फेयर वैल्यू थ्रू OCI की बन रही हुई डेजिग्नेशन, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अगर उस पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर आप उस पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो आप किस पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस की आपकी रिवोकेबल डेजिग्नेशन बन जाएगी। यहाँ तक तो हो गई फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन की। जल्दी कीजिएगा, हमें बाकी मेजरमेंट का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है।
ताकि हमारा पूरी की पूरी समरी बन सके आज के लेक्चर में। फाइनेंशियल लायबिलिटी, बस आज थोड़ी सी ये अनफोर्सीन प्रॉब्लम हो गई, अल्लाह हमें माफ फरमाए। फाइनेंशियल लायबिलिटी, आपको याद होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्लासीफाई हम दो तरह से करते हैं। कितनी तरह से करते हैं? दो तरह से, बताइएगा अगर आपको याद है। एट अमोर्टाइज कॉस्ट, बिल्कुल ठीक हो गया, और ये इसकी बाय डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन भी होती है। और सेकेंडली फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। ठीक होगा जी बच्चे? क्लियर हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? जी, एट अमोर्टाइज कॉस्ट, एट अमोर्टाइज कॉस्ट में ऑल अदर लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज हैं अमोर्टाइज कॉस्ट पर बाय डिफॉल्ट मेजर होती हैं, और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे भी मेजर हो सकती है। ठीक हो गया? अगर क्राइटेरिया क्या मीट कर गया, होल्ड फॉर ट्रेडिंग हो गया, तो वो दो ऑप्शन है, वो दोनों में ऑप्शन लिख सकता हूं। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अच्छा ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और नेक्स्ट वन डेजिग्नेटेड, उसको डिजाइन किया गया किस पे? एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, को फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे मेजर किया जाए। ठीक है जी? आप अमोर्टाइज कॉस्ट बनती है, आप अपनी ऑप्शन है, आप इलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर अगेन वही कि आप क्या कर सकते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे डेजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो बच्चे अब मैं आपके साथ फाइनेंशियल एसेट्स की सब्सीक्वेंट मेजरमेंट डिस्कस करने वाला हूं। अच्छे तरीके से समझिएगा, ये बातें हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपकी कंफ्यूजन है वो यहाँ पे पूरी की पूरी रिजॉल्व होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से इसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस कर सके। सबसे पहले सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में डिस्कस करने वाला हूं, मेन टॉपिक है अब हमारा सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में सबसे पहला फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, अब फाइनेंशियल एसेट में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े, एक पढ़े इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और सेकंड वन पढ़े हमने डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अभी मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। हम किसकी पहले इक्विटी की कर लेते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की कर। ठीक हो गया? अच्छा, अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की पहली बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पॉइंट, नोट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। नोट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, और दूसरा आ गया ऑल अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी बाकी अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक हो गया जी? बाकी सारे के सारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। पहला आ गया फाइनेंशियल एसेट्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिहाज से मैंने पहली इसकी बाइफर्केशन क्या कर दी, नोट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए नहीं है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करनी। सही हो गया जी बच्चे?
अच्छा, अब बाकी सारे के सारे ऑल अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो जाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट तो ये फेयर हेल्ड फॉर वैल्यू ट्रेडिंग है ना, बेसिकली ये क्या है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। तो हम इसको किस पे मेजर करेंगे, मुझे बताना है आप लोगों ने। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मुझे सेकंड वन ये बताइएगा, अगर गेन आ गया एट ईच रिपोर्टिंग डेट, जितना भी गेन आया या लॉस आ गया, वो कहां रिपोर्ट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में सर। बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझा पाए हो ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कोई कंफ्यूजन, सही हो गया, ठीक है सर। ठीक है जी बच्चे, चले जी। अच्छा, अब यहां पे हमने किस पे मेजर किया, इसका मतलब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे मेजर किया। अच्छा, अब ये किस पे मेजर हो रहा होगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे मेजर हो रहा होगा। क्लियर हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट, सॉरी एक मिनट, अच्छा अब आप मुझे बताइएगा, इसको रिपोर्टिंग डेट पे किस पे मेजर करेंगे, एट ईच रिपोर्टिंग डेट एट फेयर वैल्यू, याद रखनी है ये बात, एट ईच रिपोर्टिंग डेट किस पे मेजर करना है, फेयर वैल्यू। अच्छा, अगर गेन या लॉस आ जाए हर रिपोर्टिंग डेट पे, गेन या लॉस, वो कहां ट्रांसफर हो रहा होगा, ओसीआई को। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई, ठीक हो गया। अब एक पॉइंट, एक एक्सेप्शन में याद रखिएगा, अगर ऑल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में बाय डिफॉल्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशन कहां पे हो रही होती है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे। क्या आपके पास ऑप्शन मौजूद है, क्या आप इन एसेट्स को क्लासिफाई कर दें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, क्या आपके पास ऑप्शन मौजूद है जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये पॉइंट कहलाता है इररिवोकेबल डेजिग्नेशन। क्या कहलाता है, इररिवोकेबल डेजिग्नेशन। ये पॉइंट मुझे समझाना था ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों की। ये क्या होगी, इररिवोकेबल डेजिग्नेशन। अब सर यहाँ ये पे आगे पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। जी, जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, ये बेसिकली क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थी बनती, आप कह रहे हो कि मैं उसको क्लासिफाई करना चाह रहा हूँ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। अब अगर वो ओसीआई में आ गया तो अब मुझे ये बात बतानी है, यहाँ पे आ गया, कंटिन्यू कर। अब यहाँ पे जितना भी गेन और लॉस है, अगर आपने इररिवोकेबल डेजिग्नेट किया तो इसका गेन और लॉस कहां पे आ जाएगा, ओसीआई के अंदर। ठीक हो गया, गेन और लॉस यहां पे आ जाएगा। और इस केस में फिर एक बात याद रखिएगा, ये इसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बात याद गौर से सुनना। गेन, अपना ना माइक ऑफ कीजिएगा, माइक ऑफ कीजिएगा, किसी का माइक ऑन है। गेन और लॉस नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, इसका गेन और लॉस ट्रांसफर नहीं होगा, नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, गेन और लॉस नॉट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम OCI to, gain or loss not to be transferred from OCI to, gain और लॉस OCI से ट्रांसफर नहीं होगा
टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर ये सब्सिक्वेंटली डिस्पोज ऑफ भी हो गया तो बाकी सबका तो ट्रांसफर हो जाएगा गेन। जितना ओसीआई में गेन पड़ा होगा वो सारे का सारा ट्रांसफर कहां पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि ऑन डी रिकॉग्निशन, जब एसेट इन्वेस्टमेंट आपने डिस्पोज ऑफ कर दी, उसका जितना भी ओसीआई में गेन पड़ा होगा वो सारे का सारा ट्रांसफर किस में हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अगर इररिवोकेबल डेजिग्नेशन हुई तो उसका गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली इक्विटी का पार्ट बच जाएगा। तो ये इसकी एक्सेप्शन है। तो ये जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तब भी आपको ये बात समझ आनी चाहिए। ठीक है जी बच्चे, अभी एग्जाम में एग्जामिनर ने नहीं पूछा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन, आपको ये बात पता होनी चाहिए। एमसीक्यूज में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक हो गया जी बच्चे, यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब हम बात डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल एसेट, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल एसेट। ये लेकिन कॉलर वन का माइक तो जरा बंद कर दे। ये कोई कॉलर वन के नाम से है, इसका माइक मुसलसल हो रहा है। कॉलर वन, कोई अपना म्यूट कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। इनका हो ही नहीं रहा जी, म्यूट ही नहीं हो रहा जी, पता नहीं क्या सर जी एक दफा साहब ने निकाल के किया है। दोबारा ज्वाइन करेगा तो सही हो जाएगा। चले जी, लेकिन अब ये नाराज ना हो जाए हमसे। ठीक है जी, सर मुझे धमकी दे के जब करवाते हैं उधर तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, धमकी हम किसी को भी नहीं देते, अल्लाह हमें माफ फरमाए जी। धमकी किसी को भी नहीं देते, अल्लाह ताला हम लोगों को माफ फरमा दे जी। फाइनेंशियल एसेट, अब मैं ये आप लोगों के लिए समरी बना रहा हूँ, ये सब बातें हमने डिस्कस की हैं क्योंकि उस दिन क्लास में बच्चे बहुत कम थे, लास्ट डे था, वो अपने गांव में भागे हुए थे, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ ताकि कोई हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दिक्कत ना हो। तो कल मुझे क्वेश्चन अब सॉल्व करवाने पड़ेंगे। मैं तो सोच रहा था आज ही करवाऊंगा, लेकिन अब ये एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा मेरे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो ये कोशिश कीजिएगा ये मुकम्मल हो जाए। ठीक है, कॉस की क्लास हमारी तब तक शुरू नहीं होगी जब तक मैं क्लास ऑफ नहीं करूंगा, क्योंकि इसी आईडी पे कॉस की क्लास होनी है, तो सर से मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो आप क्या लोगों ने बात है, मेरे ठीक साथ ही हो गया। रहना। ठीक है, आपको बड़े काम की बात बता दी है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है? एट अमोर्टाइज कॉस्ट। जी गलती मेरी पकड़ ली, क्या गलती है जी? 3। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। पहली है अमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और थर्ड वन एंड द लास्ट वन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब गौर कीजिएगा, अब ये बातें बड़े ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहली बात, आपने अमोर्टाइज कॉस्ट पे इसको मेजर करना है यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, जो मैंने आपको टेबल बना के सॉल्व करने का तरीका सिखाया हुआ, याद है ना आप लोगों को? यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब आपने इंटरेस्ट ये हम फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। इंटरेस्ट इनकम आपने कैलकुलेट करनी है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बेसिस के ऊपर।
ये भी बात क्लियर होगी जी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट वन, और आपको पता है इंटरेस्ट इनकम चार्ज कहां होती है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अगली, इंटरेस्ट रिसीव। जी उस्मान साहब, याद है ना आपको मेरी बातें? जी सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सा रेट यूज करना है? कूपन रेट यूज करना है। याद है ये बात? और आपको पता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट किस पे अप्लाई किया जाएगा? ओपनिंग बैलेंस पे। और कूपन रेट किस पे अप्लाई किया जाएगा? एट पार वैल्यू। भूलेंगे तो नहीं ये बात? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट किस पे यूज करना है आपने? मैं लिख भी देता हूं साथ ही, उस टेबल के ओपनिंग बैलेंस पे। और कूपन रेट हमेशा किस पे अप्लाई करना है? पार वैल्यू पे, या जिसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। कोई सवाल किसी साहब का? सबको क्लियर हो रहा है? ये जी कैलकुलेशन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। अच्छा, अब पहला काम, एट ईच रिपोर्टिंग डेट, हर रिपोर्टिंग डेट पे किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू पे। शाबाश। एट रिपोर्टिंग डेट किस पे मेजर करना है जी? फेयर वैल्यू पे। हर रिपोर्टिंग डेट पे किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू पे। जितना भी गेन या लॉस होगा, जितना भी गेन और लॉस होगा वो कहां पे आएगा? ओसीआई में। जितना भी गेन या लॉस होगा वो कहां रिपोर्ट करना है? ओसीआई पे। जी नेक्स्ट, अगली बात। अच्छा, यहां पे गलती ना कर दीजिएगा, इंटरेस्ट इनकम क्या होगी? इंटरेस्ट इनकम। अब ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड यूज करना है आपने, उससे आपने कैलकुलेट करना है। और इसकी वर्किंग मैं आपको समझाऊंगा। और इंटरेस्ट इनकम कहां पे रिपोर्ट करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस पे। सही हो गया जी बच्चे? अच्छा जी नेक्स्ट, अब अगर इस एसेट को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया, तो ये गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल की बात कर रहा हूं। गेन या लॉस किसकी बात कर रहा हूं? ऑन डिस्पोजल। अगर आपने बेचा तो उस बेचने पे आपको गेन या लॉस हुआ तो उसका क्या होगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन। यहां तक बात क्लियर हो गई? एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन कहां पे रिपोर्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के बाद अब हम बात करने लगे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है जी बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिंपल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस पे मेजर करना है जी? एट ईच रिपोर्टिंग डेट। हर रिपोर्टिंग डेट पे आपने किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। हर रिपोर्टिंग डेट पे किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू पे।
अतीकुर रहमान साहब, लास्ट फिजिकल क्लास में मैंने डिटेल समझाई थी, मैं दोबारा करवा दूंगा जब मैं ये करवाऊंगा क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस में इतनी ज्यादा यूज तो नहीं हुई, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स करवा के समझा दूंगा। ठीक हो गया? तो कोशिश क्या करें, छुट्टी मत किया करें। आप लोग छुट्टी कर लेते हैं, फिर काम खराब हो जाता है। देख लें फिर कितनी ज्यादा मेहनत हमें दोबारा करनी पड़ रही है। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। जहां पे ये करवाया वो भी मैं इंशाल्लाह दोबारा करवा दूंगा। गेन या लॉस, गेन हुआ या लॉस हुआ, वो कहां पे रिपोर्ट किया जाएगा? ये फेयर वैल्यू गेन या लॉस की बात कर रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये भी हो गया। और एक्चुअल इंटरेस्ट जितना भी होगा वो तो आपको पता ही है। ये बात कर रहा हूं एक्चुअल इंटरेस्ट की। एक्चुअल इंटरेस्ट कहां पे चार्ज करना है आपने? प्रॉफिट एंड लॉस में। और ऑन डिस्पोजल वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है, यहां तक हमारी बात खत्म होगी। सही है जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई ऐसी बात जो मैं ना समझा पाया हूं आपको? सब बातें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? ठीक है जी। अच्छा बच्चे, अब उसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटी का केस है। सिंपल सा फाइनेंशियल लायबिलिटी का केस है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का केस मैं आपको समझा देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर से एक मिनट, सर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा अभी टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा, वो दरमियान में रुक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की। फाइनेंशियल लायबिलिटी, अफरा से आप सब, आज तो मैं सही लिख भी नहीं पा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी बात की जी। फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी में फिर वही बात, मैं किसकी मेजरमेंट करवा रहा हूं आपको? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट मैं आपको बाद में बता देता हूं। अच्छा जी बच्चे, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, दो बातें। पहली बात, अमोर्टाइज कॉस्ट, एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं। ठीक हो गया जी बच्चे? और सेकंड वन, बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। ठीक हो गया? याद है ना आपको? और ये बाय डिफॉल्ट होती है। एक्सीलेंट। और जितने भी बाकी फाइनेंशियल लायबिलिटी के केसेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब वन बाय वन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी बच्चे? हम क्या करेंगे? एट अमोर्टाइज कॉस्ट, किस पे रिकॉर्ड करेंगे? एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर करेंगे। किस पे मेजर करना है? एट अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट। और अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए आपको पता है मेथड कौन सा यूज किया जाता है? इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई। और नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, चार्ज कहां पे करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यूज करते हुए। और चार्ज ये प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। अच्छा, अगेन उसी तरह से आपको याद होगा, हमने कहा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, कूपन रेट, और आपको पता है
इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिए हमने क्या पढ़ा था, ये किस पे अप्लाई होता है, ओपनिंग बैलेंस पे। और कूपन रेट पार वैल्यू पे, शाबाश, किस पे अप्लाई होगा, पार वैल्यू पे। जी समझ आ गई बात की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। नेक्स्ट, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, इसमें इररिवोकेबल डेजिग्नेशन भी है, वो आपको बात पता है। अच्छा जी बच्चे, हम किस पे रिकॉर्ड करने लगे हैं, रिपोर्टिंग डेट पे मेजर करेंगे एट फेयर वैल्यू। किस पे मेजर करेंगे जी, एट फेयर वैल्यू। सेकेंडली, जितना भी गेन या लॉस आ गया, जितना भी गेन या लॉस आ गया, ये बात समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात अभी मैंने समझाई नहीं हुई कि मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप नोट कर लीजिएगा, सिर्फ इसको डिटेल डिस्कस करके इस बात को आपको समझाऊंगा। गेन या लॉस, इसके लिए दो काम करने हैं। पहला, ऑन क्रेडिट रिस्क, उस इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट रिस्क, सही है जी बच्चे। और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन अदर देन क्रेडिट रिस्क। जितना भी क्रेडिट रिस्क से रेलिवेंट होगा वो हिस्सा ओसीआई में आपने चार्ज करवाना है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अभी नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, मुझे पता ही ये रहती है। अच्छा, इसमें लास्ट वन पॉइंट एक और रहता है, थर्ड वन पॉइंट। इसमें आपने इंटरेस्ट लेना है, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है। इनिशियल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आपको आता है, वो तो मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको जल्दी जल्दी से लिख देता हूं, उसके लिए फ्लो चार्ट नहीं बनाऊंगा। इनिशियल मेजरमेंट, जैसा कि आपको पता है, इनिशियल मेजरमेंट फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट में दो बातें, पहले अमोर्टाइज कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा बच्चे, सेकंड वन, अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, फेयर वैल्यू। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां चली जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट होगी। ये तो था फाइनेंशियल एसेट के केस में। अगर हम बात करें फाइनेंशियल लायबिलिटी की, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में सबसे पहले अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट की सिचुएशन में फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, सेकेंडली फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। आपको याद है, अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस हो तो किस पर मेजर करते हैं, फेयर वैल्यू। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। चले जी बच्चे, अपना हम ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक को लाजमी रिवाइज कीजिएगा बहुत अच्छे से। कल मैं इंशाल्लाह अब इसको मुकम्मल करूंगा, इसके पास पर्पस के क्वेश्चन कुछ तो मैंने आपको सर जी, करवा दिए हैं, कुछ जो ये क्वेश्चंस लेक्चर हैं सेंड कर देगा अभी। कल जी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सर जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हसन साहब, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो, जैसे ही मेरे लिए अवेलेबल होगा मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। सर जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कल क्लास होगी?